तो कल हमने डेमो के तौर पे देखा था कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज से हमारा मेन लेक्चर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला टॉपिक है पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये 6वीं के एनसीईआरटी के मैंने डाटा उठाए हैं, ठीक है। इससे यूपीएससी भी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे बुर्ज-होम कश्मीर, यहाँ पे आप देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा है कि बुर्ज-होम कश्मीर में है, ये किस लिए फेमस था। तो ये गर्त आवास, गड्ढे वाले घर के लिए फेमस था बुर्ज-होम कश्मीर। तो ऐसे ही इसके आगे फैक्ट देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट है यहाँ पे, जो पुरा पाषाण काल है इसी में हुई थी आपकी आग की खोज। आपको पता होना चाहिए कि आग का खोज जो हम पढ़ते हैं ये कब हुआ था, ये पुरा पाषाण काल में हुआ था। अब फेमस पुरा पाषाण कालीन जो साइट्स हैं इंडिया में वो कौन कौन सी हैं। तो पहला आपका हो गया हथनौरा। हथनौरा कहाँ पे है, एमपी में। तो यहाँ से मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था, हथनौरा में। हथनौरा किस लिए फेमस है, ये एक पुरा पाषाण कालीन स्थल है। अगला भीमबेटका की गुफा, ये भी एमपी में, आपको पता होगा। तो भीमबेटका की जो गुफा है, यहाँ पे गुफा चित्रकारी के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। गुफा चित्रकारी, ध्यान दीजिएगा, गुफा चित्रकारी के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले हैं, भीमबेटका। ये भी कौन से काल से संबंधित है, ये पुरा पाषाण कालीन स्थल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थल, तो मध्य पाषाण काल जो है इसी को पशुपालन की शुरुआत माना जाता है। तो कई लोग क्या है, पुरा पाषाण को ही टिक कर देते हैं कि पशुपालन की शुरुआत यहाँ से हुई होगी, जबकि ऐसा नहीं है। मध्य पाषाण काल से ही आपका पशुपालन स्टार्ट हुआ था। और वो आदमगढ़ एमपी और बागड़ राजस्थान से पशुपालन के सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आदमगढ़ एमपी, बागड़ राजस्थान, तो दोनों ही आपका पशुपालन के सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। और दोनों ही क्षेत्र कैसे हैं आपके, मध्य पाषाण कालीन स्थल। पुरा पाषाण काल में क्या हुआ था, आग की खोज हुई थी। वहां क्या क्या मिला, मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला। कहाँ, हथनौरा एमपी में। हथनौरा एमपी, मानव खोपड़ी का साक्ष्य, पुरा पाषाण कालीन स्थल। भीमबेटका क्यों फेमस है, गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है। ये भी कैसा है, पुरा पाषाण कालीन स्थल। लेकिन वहीं मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ एमपी और बागड़ राजस्थान, ये दोनों में पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य जो हैं मिले हुए हैं। और पशुपालन की शुरुआत ही माना जाती है आपकी मीसोलिथिक पीरियड से, मतलब मध्य पाषाण काल से। आगे बढ़ते हैं। नव पाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बुर्ज-होम कश्मीर भी इसी में आता है। नव पाषाण काल जो है कृषि और पहिए का आविष्कार। देखिए, आग का आविष्कार किसमें हुआ, पुरा पाषाण काल पैलियोलिथिक में। पशुपालन की शुरुआत हुई आपकी मीसोलिथिक में। ठीक, उसके बाद नव पाषाण काल में कृषि और पहिए का आविष्कार। तो खेती आपका स्टार्ट हुआ यहाँ पे नव पाषाण काल, इसी को बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान में है, इससे कृषि, गेहूं, जौ का पहला साक्ष्य मिला। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान का ही पार्ट है। यहाँ से कृषि में भी स्पेसिफिक गेहूं या जौ, इसका पहला साक्ष्य मिला आपका मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। ये कौन सा स्थल है, ये आपका नव पाषाण कालीन स्थल है। आगे कोल्डी हवा, ये कहाँ पे है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो कोल्डी हवा यूपी से चावल, धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। तो पता होना चाहिए आपको कि मेहरगढ़ से किसका साक्ष्य मिला, गेहूं या जौ का। और वहीं कोल्डी हवा यूपी से आपका मिला है चावल, धान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। बुर्ज-होम कश्मीर, इसका हमने पढ़ा था कि गर्त आवास, गड्ढे वाले घर मिले हैं। और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिले। बहुत पूछा जाता है, आपने भी सुना होगा कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है। तो ये भी आपका मिला है बुर्ज-होम कश्मीर से। और कैसा क्षेत्र है ये, बुर्ज-होम कश्मीर हो गया, चाहे कोल्डी हवा हो गया, चाहे मेहरगढ़ हो गया। तो ये तीनों के तीनों हैं आपके नियोलिथिक एज के, मतलब नव पाषाण कालीन स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, अब ये हमारा पाषाण काल खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750। सीक्वेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा की खोज पूछा जाता है, कौन से नदी के तट पे है और क्या क्या फेमस चीजें वहां से मिली हैं, ये जनरली पूछे जाते हैं। ओके, तो हड़प्पा 1921 में इसकी खोज हुई। कौन से नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे। ये आपको पता होना चाहिए। खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। बहुत बार यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है, एसएससी हो गया चाहे व्यापम हो गया, स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है कि हड़प्पा कौन सी नदी के तट पे है, रावी नदी, या सीक्वेंस में जवाने दे देगा। खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। यहाँ से जो फेमस चीजें मिली हैं वो है R37, इसका नाम दिया गया है R37। ये कब्रिस्तान है, शंख का बना बैल और उर्वरता की देवी, इसे ही पृथ्वी की देवी की मूर्ति बोलते हैं। तो ये आपका मिला हुआ है हड़प्पा से। हड़प्पा क्या हुआ, 1921 में खोज हुई। कौन सी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे। खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की। फेमस क्या क्या है यहाँ पे, R37 नाम का कब्रिस्तान मिला, शंख का बना बैल मिला, उर्वरता की देवी की मूर्ति यहाँ से मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो जो है 1 साल बाद, हड़प्पा के 1 साल बाद 1922 में कौन सी नदी। देखिए, हड़प्पा बहुत फेमस साइट है, तो कई लोग सोचते हैं कि सिंधु नदी के पास में ही हड़प्पा ही होगा, क्योंकि सभ्यता भी है, सिंधु कालीन सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं हम लोग। लेकिन
हड़प्पा जो है ये आपका रावी नदी के तट पे है। वहीं मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी के तट पे है। 1922 में इसकी खोज हुई थी। खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी। लोग अधिकतर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी। आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली है? पशुपति शिव की मुहर, ठीक है, पशुपति शिव के रूप में इसकी पहचान की गई है। जो मुहर आपने देखा होगा इमेजेस में, एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, तो वो पशुपति शिव की मुहर आपका मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। और कांस्य की नर्तकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांस्य की नर्तकी कौन सी विधि से बनाई गई थी? ये द्रविमोम, लॉस्ट वैक्स विधि से बनाई गई थी ये कांस्य की नर्तकी। तो ये आपका मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक। और यहाँ पे विशाल स्नानागार और सूती कपड़ा और विशाल स्नानागार, ये भी आपका मोहनजोदड़ो से। कौन से नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पे। खोज किसने की? राखालदास बनर्जी। अगला है आपका चन्हू-दड़ो, एकमात्र ये किला रहित बिना किले का शहर है, ठीक है। बिना किले का शहर कौन सा है? चन्हू-दड़ो बिना किले का शहर, बिना किले का शहर है। यहाँ से मनका और लिपस्टिक बनाने का कारखाना मिला है। बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी, मनका और लिपस्टिक बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो ये आपका मिला है चन्हू-दड़ो से। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह भी यहीं से मिले हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह कहाँ से मिले हैं? चन्हू-दड़ो से। एकमात्र, चन्हू-दड़ो को कैसे याद करना है आपको? एकमात्र साइट है जहाँ पे बिना किले के सिटी हम लोग को मिला है। आगे लोथल को आपको याद कर लेना है कि ये उस समय का पोर्ट था, ठीक। पोर्ट मतलब बंदरगाह। कौन से नदी के तट पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भोगवा नदी। ये पूछा भी जा चुका है, गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे है आपका लोथल। ये व्यापारिक गोदीवाड़ा डॉक यार्ड था। यहाँ से आपका जो व्यापारिक सामान है वो एक देश से दूसरे देश या दूसरे सिटी यहाँ पे जाते थे। यहाँ से क्या क्या मिला है? कैसे हम लोग को पता चला कि कहाँ कहाँ से व्यापार होता था? क्योंकि उस देश की जो मुहर है, उस देश की जो फेमस चीज़ें हैं वो भी हमको यहाँ से लोथल से प्राप्त हुई हैं। जैसे हम लोग को मिला है फारस की मुहर। फारस वर्तमान में किसको बोलते हैं? ईरान की यहाँ पे मुहर मिली है। अगला युगल समाधान, सती प्रथा का प्रारंभिक संकेत, अर्थात पति पत्नी लड़के लड़की का एक साथ यहाँ पे समाधान मिला है। इसी को ही हम सती प्रथा का प्रारंभिक संकेत मानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का प्रारंभिक संकेत जो है कौन से सिंधु घाटी के स्थल से मिला है? तो ये हम लोग का हो गया लोथल, भोगवा। आगे चावल के दाने मिले हैं। घरों के दरवाजे जो हैं ये मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। जैसे समझाने के लिए बोल दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि घरों के दरवाजे जो हैं ये मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। आगे कालीबंगा कौन से नदी के तट पे है? ये घग्गर नदी के तट पे है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं हमको? जूते हुए खेत के साक्ष्य हमको मिले हैं कालीबंगा से। लकड़ी की नाली मिला है। अग्निकुंड, हवन कुंड और यहाँ पे भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य कौन सी स्थल से मिले हैं? कालीबंगा। काली माता जब चलती हैं तो भूकंप आ जाता है। ऐसे आपको याद रखना है कि भूकंप के जो साक्ष्य हैं हम लोग को मिले हैं कालीबंगा से। काली माता को हमने कैसे बुलाया? अग्निकुंड, हवन कुंड में यहाँ पे आहुति देके हमने काली माता को बुलाया। और लकड़ी की नाली से हम लोग का जो आहुति का सामग्री है वो यहाँ पे गया। जूते हुए खेत के भी साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं कालीबंगा। कौन से नदी के तट पे है? घग्गर, ठीक। घग्गर नदी के तट पे है आपका कालीबंगा। कुछ भी ट्रिक से आपको याद करना है, भले ही ट्रिक जैसा भी हो, ठीक। कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी, हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी। अगला है धौलावीरा। ये हमने कल भी पढ़ा था कि वाटर हार्वेस्टिंग, इसके लिए सबसे फेमस साइट कौन सा है आपका? धौलावीरा। सब सिटी जो है दो भाग में बटे हुए थे। ऊपर वाले भाग में यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग, अमीर लोग रहते थे, और नीचे वाले भाग में यहाँ पे निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे। कहाँ पे? सिंधु घाटी के स्थल में, ठीक। लेकिन ये जो धौलावीरा है, यहाँ पे एकमात्र ये जो सिटी है ये 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में, कच्चा, मध्य और निचला नगर। यहाँ से सबसे बड़ा साइन बोर्ड मिला है। तो सबसे बड़ा साइन बोर्ड आपका कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। अगला है सुई-कोटदा। देखिए उनको जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, इन्हें आप घोड़े और गाय, इनसे ये परिचित नहीं थे। लेकिन यहाँ पे अपवाद के तौर पे आपको याद रखना है कि जो सुई-कोटदा है, यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे क्वेश्चन आपको पूछा कि हड़प्पाकालीन स्थलों में वहाँ के लोगों को गाय और घोड़े का ज्ञान नहीं था, तो ये सत्य है। लेकिन सुई-कोटदा जो है, यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ आपका मिली हैं, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है बनावली। तो यहाँ से मिट्टी का हल मिला है। तो आपको ऐसे याद रख लेना है, मिट्टी का हल बनवाली। तो बनावली जो है, यहाँ से मिला है आपका मिट्टी का हल। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का वैदिक काल स्टार्ट होता है 1500 से 600 BC। देखिए ये फेमस डेट है, ये आपको पता होगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ग्रंथों से कौन कौन से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, उनको हम देखेंगे। ऋग्वेद कल हमने
पढ़ा था, आज उसी को आगे आगे करते हैं। तो इसका जो तीसरा मंडल है, इसी में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र सूर्य देवता या सविता को समर्पित। देखिए, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, जब त्रिशंकु के लिए वो अलग से स्वर्ग बनाने के लिए अपना ये कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे विश्वामित्र जी। उन्हीं का विश्वामित्र से मेनका आपको याद होगी, उनका तपस्या को भंग करने के लिए मेनका आई थी, तो उन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र जी ने। इसका उल्लेख कहाँ पे है? तीसरा मंडल में। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, तो उसी में के जो तीसरा मंडल है उसी में आपका गायत्री मंत्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7वां मंडल, कौन सा मंडल किस चीज के लिए फेमस है ये आपको पता होना चाहिए। तो तीसरा मंडल हो गया, ये गायत्री मंत्र के लिए फेमस है, और यहाँ पे सूर्य देवता सवित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। रचना किन्होंने की थी? विश्वामित्र जी ने। अगला है 7वां मंडल। तो दशरथा के युद्ध जो है, जिसमें मतलब राजा भरत था, तो उसी के नाम से देश को भारत नाम पड़ा, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो इसका उल्लेख है ये आपका है 7वां मंडल में। 7वां मंडल में आपका दशरथा का युद्ध, ये कौन से नदी के तट पे हुआ था? बहुत बार पूछा जाता है, रावी नदी पुरसणी, रावी पुरसणी नदी के तट पे आपका लड़ा हुआ था दशरथा के युद्ध, और भरत वंश के राजा सुदास की यहाँ पे जीत हुई थी। अगला है 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित, सोमरस। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित। 7वां मंडल दशरथा के युद्ध का वर्णन। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का वर्णन। आगे, ऋग्वेद में गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या अर्थात जिसे नहीं मारा जाना चाहिए, ये कहा गया है ऋग्वेद में। आगे, सबसे पवित्र नदी, बहुत बार पूछा जाता है, लोग यहाँ पे गंगा को टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, सबसे पवित्र नदी यहाँ पे सरस्वती को माना गया है। इसे ही क्या कहा गया है? नदी तमा, नदियों में सबसे उत्तम नदी तमा। नदी तमा किसे कहा गया है? ये आपका सरस्वती नदी को कहा गया है। किसमें? ऋग्वेद में। अगला है यजुर्वेद। यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसमें यज्ञों के नियम है, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एकमात्र वेद जिसमें गद्य और पद्य दोनों में आपकी लिखा गया है, तो ये है आपका यजुर्वेद। इसी में यज्ञों के नियम दिए गए हैं। आगे, सामवेद। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा। अथर्ववेद, जादू टोना, वशीकरण, औषधियाँ। इसमें सभा और समिति को प्रजापति ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसे? सभा और समिति। इसीलिए ये जो पुराने राजा थे ये सभा और समिति का यहाँ पे सुना करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें भी यहाँ पे सभा समिति का उच्च स्थान प्राप्त था उनको। जादू टोना, वशीकरण, औषधियों, इन सभी का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद, वेदांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। सत्यमेव जयते, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। तो मुंडा आदमी हमेशा सच बोलता है, कल मैंने बताया था, तो मुंडकोपनिषद यहां से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। नचिकेता यम संवाद, ये भी बहुत पूछा जाता है ना, नचिकेता यम संवाद, ये आपका लिया गया है कठोपनिषद से। कठोपनिषद से लिया गया है नचिकेता यम संवाद। आगे, तमसोमा ज्योतिर्गमय, जैसे आपने पढ़ा होगा, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो ये आपका तमसोमा ज्योतिर्गमय है, ये आपका लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से आपका लिया गया है तमसोमा ज्योतिर्गमय। अगला, वेदांग। ये मेंस में बहुत पूछता है, वेदांग। वेदांग के कितने टाइप हैं? ये टाइप में भी क्वेश्चन आ जाता है ना, 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए कि वेदांग हम लोग के 6 हैं। 6 वेदांग है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। रट लेना, कोई ट्रिक नहीं है इसका, इसको रटना ही पड़ेगा आपको। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सभी आपका क्या है? वेदांग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 16 महाजनपद काल स्टार्ट हो गया हम लोग का। 16 महाजनपद आपको पता होगा उनकी संख्या। तो इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, दोनों आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों से आपका 16 महाजनपदों की जानकारी हमको मिलती है। आगे, अस्मक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित दक्षिण भारत का एक सबसे साउथ में कौन सा आपका महाजनपद था? ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अस्मक ये जो है कौन से नदी के तट पे था? गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। इसकी राजधानी कौन सी थी? पोतन, या इसे ही हम लोग बोलते हैं पोटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगध। अब मगध साम्राज्य स्टार्ट होता है। मगध का इसमें सीक्वेंस पता होना चाहिए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश को ये आप लोग का बोलते हैं पितृहंता, क्योंकि इसमें जो शासक थे ये अपने पिता को ही मार के यहाँ पे शासक बने हैं। ये देखेंगे हम लोग सीक्वेंस में आगे। इसके बाद शिशुनाग, इसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश इसके बाद आएगा आपका मौर्य काल। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। हर्यक वंश, पितृहंता वंश, बिंबिसार।
सबसे इंपॉर्टेंट राजा लोग को हम लोग पढ़ेंगे। हर्यक वंश में ही थे आपके बिंबिसार, इनकी उपाधि थी श्रेणिक। बहुत पूछा जाता है ना, श्रेणिक की उपाधि किसको प्राप्त थी? महापद्मनंद, घनानंद, ऐसे करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। श्रेणिक की उपाधि आपको मिली थी हर्यक वंश के बिंबिसार को। हर्यक वंश के बिंबिसार को आपको मिली थी श्रेणिक की उपाधि। इसने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत इसको हुआ था पीलिया रोग, तो इसके इलाज के लिए भेजा था। ये भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हर्यक वंश में बिंबिसार जो राजा था, इसी की उपाधि क्या थी? श्रेणिक या श्रोणिक भी यहाँ पे कई बुक में देखने को मिलता है, तो श्रेणिक है इसकी उपाधि। और इसका राजवैद्य कौन था? जीवक। ये अवंती के राजा प्रद्योत का पीलिया का इलाज किया था बिंबिसार का राजवैद्य। अगला है अजातशत्रु। अजातशत्रु की उपाधि क्या थी? कूणिक। तो देखिए, श्रेणिक उपाधि आपकी हो गई बिंबिसार की, कूणिक उपाधि है आपकी अजातशत्रु की। इसने अपने गद्दी के लिए पिता की हत्या की, इसीलिए जनरली इस वंश को बोलते हैं पितृहंता वंश। राजगृह में हमने पढ़ा था, राजगृह में RVP के 4 बौद्ध संगीति हम लोग की हुई थी। RVP के पहला हुआ था आपका राजगृह में, सेकंड आपका हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा आपका हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो राजगृह जो हुआ था उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु, आपको पता होना चाहिए। अध्यक्ष कौन था इसमें? महाकश्यप इसका अध्यक्ष था, और यहाँ पे शासक कौन था? अजातशत्रु। ठीक है। इसने वैशाली युद्ध में महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक नए हथियारों का प्रयोग किया था। तो इस स्टेटमेंट पे आपको क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि वैशाली युद्ध में महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। तो हाँ, ये सत्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उदायीन ये भी पितृहंता वंशी है ना, हर्यक वंशी हैं हम लोग अभी। उदायीन, इसने गंगा सोम के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की और राजधानी बनाया। लोग यहाँ पे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो पता होना चाहिए कि उदायीन ने आपका पाटलिपुत्र की स्थापना की और उसे अपना राजधानी बनाया गंगा सोन के संगम पे। यह है आपका उदायीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदायीन ने की। अगला है आपका शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो शासक था शिशुनाग, इसने अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। किसने मिलाया? अवंती को जीत के मगध में शिशुनाग ने। अगला है कालाशोक इसी के समय में हुआ था आपका सेकंड बौद्ध संगीति वैशाली में। तो कालाशोक की उपाधि थी आपकी काकवर्ण उपाधि किसकी थी? कालाशोक की। इसी के समय हुआ था आपका सेकंड बौद्ध संगीति वैशाली में। अगला आ जाता है नंदवंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट को ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, पूरा जैसे सभी राजा का नाम, सभी राजा कब राजा बना, ये सब हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नंदवंश, महापद्मनंद, यह पहला गैर क्षत्रिय शासक था। पहला गैर क्षत्रिय शासक किसे बोलते हैं? महापद्मनंद। इसकी उपाधि एक राट सर्वक्षत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला, बहुत बार पूछा जा चुका है। आप देख रहे होंगे ये फैक्ट को, एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। एक राट उपाधि किसकी थी? महापद्मनंद। सर्वक्षत्रांतक किसकी थी? इसी की, महापद्मनंद की, क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने कलिंग में बहुत बार यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें अशोक और इसमें। कलिंग में नहर किसने बनवाई? महापद्मनंद ने, न कि अशोक ने। ठीक है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसका प्रमाण मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कलिंग में नहर किसने बनवाई? कलिंग युद्ध भले ही अशोक ने जीता था, लेकिन कलिंग में नहर जो बनवाने का काम है ये आपका किया था महापद्मनंद ने। इसकी जानकारी हमको मिलती है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला है आपका धनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य को लोग टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, धनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। इसी के दरबार में चाणक्य का अपमान हुआ था, ये तो पता ही होगा। अगला है विदेशी आक्रमण। ये भी इसका भी सीक्वेंस पूछता है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है आपका ईरानी, हकमनी, दारा प्रथम, इसी को बोलते हैं हम लोग डेरियस। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी, पता होना चाहिए आपको, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन से देश से था? ईरानी। इसी को बोलते हैं हकमनी साम्राज्य। कौन था वहां से? दारा प्रथम, इसी को बोलते हैं डेरियस। तो दारा प्रथम डेरियस जो है ये पहला विदेशी था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। इसी के प्रभाव से पश्चिमोत्तर भारत में, मतलब अशोक के अभिलेख हम लोग को खरोष्ठी लिपि में मिलती है, तो इसका प्रभाव कहाँ से आया? इसका प्रभाव आया जब ईरानी लोगों में ये दारा प्रथम डेरियस जो है इसने इंडिया पे आक्रमण किया था। तो इसी वजह से वहां पे खरोष्ठी लिपि जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, हम लोग हिंदी लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो इसका प्रभाव कहां से आया हम लोग का? दारा प्रथम डेरियस के आक्रमण से। कहां का था ये? ईरानी हकमनी साम्राज्य से था। ठीक,
और अशोक के अभिलेख की तो हमने पढ़ लिया। यूनानी सिकंदर जो है यूनानी था। 326 बीसी में सिकंदर आया था। हाइडेस पीच, झेलम या वितस्ता का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं कि ये जो झेलम वितस्ता का युद्ध है इसमें आपका राजा जो पोरस है इसने सिकंदर को हराया, इसी की वजह से आगे चल के सिकंदर की जो सेना है ये इंडिया पे नहीं आई। ये भी एक कारण बोलते हैं ना, राजा पोरस ने सिकंदर को हराया था, लेकिन उस समय जो लिखने वाले हैं और सिकंदर इतना महान था कि उसको उसकी हार को लिखना नहीं चाहते थे या दिखाना नहीं चाहते थे, इसी वजह से पोरस को हराया और उसको जीवन दान दिया, ऐसा यहाँ पे बोलते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बुक में हम लोग को देखने को मिलता है कि सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस को हराया था। बुक में जैसा लिखा है उसको हम लोग को मानना पड़ेगा। तो सिकंदर ने हराया था किसको? राजा पोरस को। कहाँ के राजा थे ये? पंजाब के राजा थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी, बिपाशा नदी पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर पूछता है ना, ये कौन सी नदी को पार नहीं किया था सिकंदर की सेना ने? सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार नहीं किया था। व्यास नदी को पार नहीं किया था सिकंदर की सेना ने। आगे, इसके जल सेनापति का नाम नियार्कस और थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसका थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था और जल सेनापति कौन था? नियार्कस। इसने 2 नगर बसाए। कौन सा है? पहला है बुकाफेला। सिकंदर अपने घोड़े के नाम पे नगर बसाया था बुकाफेला, और निकैया को बोलते हैं विजयनगर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से आपका 185 ईसा पूर्व। संस्थापक तो पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी ग्रंथों में इसी को सेंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस ये भी आपको पता है। विलियम जोन्स ने सबसे पहले बताया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त है। ये पुराना फैक्ट है, अब पूछेगा तो पूछेगा। विलियम जोन्स, ये पता होगा आपको। मेगास्थनीज और इंडिका। सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति, मैंने बोला था आगे आएगा ये। सेल्यूकस निकेटर जो थल सेनापति है इसने मेगास्थनीज को भेजा था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इंडिका में सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 फैक्ट हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। बहुत पूछा जाता है ना ये टिक करने के लिए। तो जो इंडिका बुक है किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये थल सेनापति था। किसका थल सेनापति था? ये सिकंदर का थल सेनापति था। अब इंडिका के फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है ये कि इसने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 वर्गों में बांटा था भारतीय समाज को। सेकंड, इसने लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। भारत में दास प्रथा नहीं थी लिखा है किसमें लिखा है? इंडिका में। इंडिका में लिखा है आपका भारत में दास प्रथा नहीं थी, समाज 7 वर्गों में बटा था। अब भारत में अकाल नहीं पढ़ते थे। ये बातें भले ही गलत थी, लेकिन परीक्षा में मैंने लिखने के लिए, मतलब खुद को याद रखने के लिए ये लिखा है। ठीक, तो पता होना चाहिए आपको। भले ही बातें गलत हैं, लेकिन इंडिका के फैक्ट है। इंडिका में कौन कौन सी बातें लिखी हैं ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे देगा, तो उसमें लिखा होगा कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था, तो आप तो बोलोगे कि प्राचीन समय में अकाल पड़ता था, ऐसे हो ही नहीं सकता, जबकि ऐसा नहीं है। इंडिका में लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था। आगे, सुदर्शन झील बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से राजा आएंगे इसका जीर्णोद्धार कराएंगे, तो अभी आपको बनाया कौन ये पता होना चाहिए। तो गुजरात के गिरनार में इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील इसका निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त कौन था? ये गुजरात के गिरनार में बनाने वाला ये चंद्रगुप्त का गवर्नर था। चंद्रगुप्त का गवर्नर था पुष्यगुप्त, इसी ने आपका सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अगला बढ़ते हैं आगे। धर्म, हाँ, ये आपको पता होगा संलेखना विधि से प्राण त्यागा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जैन मुनि भद्रबाहु, हमने पढ़ा था स्थूल, जो स्थूल कहा गया मगध में रुक गए। मगध में जैसे बोलते हैं ना स्थूल बुद्धि, मतलब रुका हुआ या जड़ बुद्धि। जड़ क्या है? जमीन में अटका हुआ, रुका हुआ। तो स्थूल भद्र के जो नेतृत्व वाले हैं वो मगध में ही रुक गए। मगध में ही रुक गए कौन? स्थूल वाले। लेकिन जो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले हैं वो दक्षिण की ओर आ गए, और ये जो हैं ये वस्त्रों का त्याग कर दिए थे भद्रबाहु वाले। लेकिन स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे ये कपड़े पहनने लगे, वहीं पे रुक गए मगध में ही, कपड़े भी पहनने लगे। कई चीजें यहाँ पे चेंज हो गई। तो स्थूल भद्र के अनुयायी और भद्रबाहु के अनुयायी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे मतभेद स्टार्ट हो गया। तो स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे यही आगे चल के क्या कहलाया आपका? श्वेत आंबर, क्योंकि ये सफेद रंग का वस्त्र धारण करते थे, तो इसलिए स्थूल भद्र के अनुयायी क्या कहलाया? श्वेतांबर। भद्रबाहु के अनुयायी ये दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे, इसलिए ये कहलाए दिगंबर। तो दिगंबर, श्वेतांबर, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। आगे तो जैन दो हमने पढ़ा था, जैन आचार्य भद्रबाहु
भद्रबाहु और स्थूल भद्र। तो उसमें जो स्थूल भद्र है इससे आपका जैन धर्म का दीक्षा लिया था किसने? चंद्रगुप्त ने। और श्रवण बेल गोला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बाहुबली की मूर्ति भी यही है। तो श्रवण बेल गोला कर्नाटक में सल्लेखना उपवास से प्राण त्यागे थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य जी ने। आगे बिंदुसार, बिंबिसार में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ वो बिंदुसार हुआ। बिंबिसार हम लोग का किस में था? ये हम लोग का था हर्यक वंश पितृहंता वंश में था। ठीक, इसी का पुत्र हुआ अजातशत्रु। बिंबिसार का बिंदुसार पढ़ते हैं। बिंदुसार, इसकी उपाधि क्या थी? अमित्र घात, शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र कौन होता? मित्र मतलब दोस्त। अमित्र क्या हुआ? शत्रु हुआ। घात, उस पर घात करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, ये कहा जाता है बिंदुसार को। विदेशी राजदूत कौन कौन से आए थे? देखिए, सीरिया के राजा ने डाइमेकस को और मिस्र के राजा ने आपका डायोनीसियस को भेजा था। तो लोग यहाँ पे चंद्रगुप्त पे टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीरिया के राजा ने डाइमेकस को और मिस्र के राजा ने डायनोसियस को किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक, बिंदुसार ने सीरिया के राजा से मीठी शराब, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक मांगा था, लेकिन दार्शनिक नहीं मिला था। बहुत पूछा जाता है ना ये कि क्या चीज नहीं मिला था। तो क्या क्या मांगा था? मीठी शराब, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। उस समय का जो पश्चिम का दर्शन है काफी फेमस था, तो इसी वजह से दार्शनिक मांगा गया था, लेकिन नहीं दिया गया था। आगे धर्म, देखिए चंद्रगुप्त का धर्म कौन सा था? जैन धर्म। बिंदुसार का धर्म कौन सा था? आजीवक संप्रदाय। फिर अशोक आ जाएगा, कौन से धर्म में आ जाएगा? अशोक बौद्ध। तो तीन राजा, तीनों कंटिन्यूअस राजा और तीनों का धर्म अलग अलग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। धर्म कौन सा था इसका? आजीवक संप्रदाय। अब हम आते हैं अशोक महान में। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसका। नाम और उपाधि, इसे देवनाम पियदसी कहा गया है। देवनाम पियदसी किसे कहा गया है? अशोक को। इसका नाम, इसके असली नाम अशोक का जिक्र ये बहुत पूछा जाता है ना कि अशोक नाम कौन कौन से अभिलेख में हम लोग को देखने को मिला है। तो सिर्फ 4 अभिलेख हैं जहां से हम लोग को अशोक का नाम देखने को मिलता है। कौन कौन से वो अभिलेख हैं? मास्की, गुर्जर, नेटूर और उदयगोलम या उदयगोलान या उदयगोलन, ये तीनों नाम इसका चलता है। मास्की, गुर्जर, नेटूर और उदयगोलान। रट लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक का नाम केवल 4 अभिलेखों में मिला है। कौन कौन सा? मास्की, गुर्जर, नेटूर और उदयगोलम। अब कलिंग युद्ध में आते हैं। कलिंग युद्ध 261 BC। डेट भी पूछता है ना, डेट में अभी तक मैंने जोर नहीं दिया था, डेट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध का डेट है 261 BC में हुआ था आपका कलिंग युद्ध। इसका वर्णन किसमें है? अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णन है कलिंग युद्ध में। कलिंग की राजधानी उस समय क्या थी? तोसली राजधानी थी आपकी कलिंग की। ये देखिए तोसली राजधानी कलिंग की, 13वें शिलालेख में उल्लेख। युद्ध कब हुआ था? 261 BC। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। आगे, बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने किससे ली थी? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है अशोक ने ली थी उपगुप्त से। उपगुप्त नामक भिक्षु से भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के जो पहले राजा थे बिंदुसार, कौन से धर्म से? आजीवक संप्रदाय। उनके पहले चंद्रगुप्त, जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं हम अभिलेखों से जो फैक्ट पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। ठीक, भाभरू या बभरू अभिलेख, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो कौन से अभिलेख में बताया है? ये आपका भभरू अभिलेख, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आगे रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, बहुत पूछा जाता है ना ये कि सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो सबसे छोटा अभिलेख जो है आपका ये रुम्मिनदेई स्तंभ लेख है, सबसे छोटा अभिलेख। इसमें जिक्र है कि अशोक ने लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। तो लुम्बिनी में टैक्स को 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया था। मतलब जैसे 100 रुपये आपको टैक्स मिलता है तो 100 रुपये का 6वां भाग आपको देना पड़ेगा। तो 6वां भाग ज्यादा है तो उसको कम कर दिया था 1/8 से। ठीक है, 1/6 से 1/8 कम होता है, तो 1/8 कर दिया था। टैक्स को घटा दिया था, कहां पे घटा दिया था? लुम्बिनी में। पहले 6 भाग में से 1 भाग दिया जाता था, उसको 8 भाग में से 1 भाग कर दिया था। कहां पे? लुम्बिनी में, क्योंकि बुद्ध जी का जन्म वहां पे हुआ था। और बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। और जानकारी कहां से मिलती है कि टैक्स कम कर दिया था? रुम्मिनदेई स्तंभ लेख क्यों फेमस है? क्योंकि ये सबसे छोटा अभिलेख है अशोक का। आगे बढ़ते हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये 2 अभिलेख आपका खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी लिपि हमने पढ़ा था ऊपर में कि यहाँ पे देखिए, ये ईरानी का जब आक्रमण हुआ था दारा प्रथम डेरियस का, तो यहीं से आपका खरोष्ठी लिपि आ गया था पश्चिमोत्तर भारत में। तो उसी के प्रभाव से 2 अभिलेख वहाँ पे खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे अशोक के समय। कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। यहाँ देखिए शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख, ये दोनों अभिलेख किस में है? खरोष्ठी लिपि में है। बाकी सब अशोक के अभिलेख किस में? ब्राह्मी में। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, अशोक के अभिलेख कौन से भाषा में है बोलने से? कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है अशोक के अभिलेख। लेकिन 2 अभिलेख जो है शाहबाजगढ़ी और
मानसेगा, ये दोनों हैं आपके खगोष्ठी लिपि में। अब मौर्य की प्रशासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। अचानक से अब चेंज हुआ, मतलब कितना 4 साल पहले यूपीएससी में ये चेंज हुआ था क्वेश्चन का पैटर्न। तो उस समय राजा से हटा के सीधा उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ। तो ये डीप फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला है सीता, राजकीय भूमि से होने वाली आय। राजकीय भूमि से होने वाली आय को बोलते थे सीता, पता होना चाहिए आपको। राजकीय भूमि से होने वाली आय को बोलते थे सीता। मौर्य प्रशासन की बात चल गई है अभी। हिरण्य, नगद लिया जाने वाला कर। देखिए इसका जो पर्यायवाची है हिरण्य का, ये सोना भी होता है, सोना भी होता है हिरण्य का। तो हिरण्य जो है ये नगद के रूप में लिया जाता था। सीता, राजकीय भूमि मतलब गवर्नमेंट की जो भूमि है वहां से होने वाली आय, उसको बोलते थे सीता। हिरण्य, नगद लिया जाने वाला टैक्स। विष्टि, विष्टि का ही हिंदी नाम होता है बेगार, बेगार या जबरन करवाया जाने वाला श्रम, तो इसे कहा जाता है आपका विष्टि। गूढ़ पुरुष, जासूस, संस्था एक जगह रहने वाले जासूस, और संचका घूमने वाले। दो टाइप कौन कौन से, संस्था और संचका। संस्था किसे बोलते थे, जो एक ही जगह रहते थे यहाँ पे, मतलब उनका हेडक्वार्टर टाइप से, और संचका जो घूमते थे और यहाँ पे जानकारी इकट्ठा करते थे। जासूस, गूढ़ पुरुष को ही बोलते थे आपका जासूस। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया, सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय को बोलते थे। हिरण्य, नगद लिया जाने वाला टैक्स था। विष्टि, बेगार या जबरदस्ती करवाया जाने वाला श्रम था, जिसके लिए उन्हें कोई यहाँ पे पैसा नहीं दिया जाता था। गूढ़ पुरुष, इसे जासूस कहते थे। दो टाइप थे, संस्था जो एक जगह रहने वाले जासूस थे, और संचका मतलब घूमने वाले जासूस थे। आगे बढ़ते हैं अब मौर्य उत्तराधिकार। मौर्य के बाद कौन कौन सा है, इसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस, शुंग, कर्ण, सातवाहन, चेदी। शुंग, कर्ण, सातवाहन, चेदी। शुंग, कर्ण, सातवाहन, चेदी, ऐसे सीक्वेंस से आपको याद कर लो। सबसे पहले शुंग आए, फिर सातवाहन आए, सॉरी शुंग आए, कर्ण आए, सातवाहन आए, चेदी आए। शुंग, कर्ण, सातवाहन, चेदी, ठीक। शुंग, कर्ण, सातवाहन, चेदी। अब शुंग वंश देखते हैं। इसने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या की थी, ठीक। अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, शुंग वंश ने। शुंग वंश ने मौर्य वंश का नाश किया था। बृहद्रथ की हत्या शुंग वंश के शासक ने की थी। अगला, दो अश्वमेध यज्ञ को करवाया किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने ही आपका मौर्य साम्राज्य का अंत किया था। मौर्य साम्राज्य का अंत किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ना पुष्यमित्र शुंग। इसी ने अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या की थी। दो अश्वमेध यज्ञ, ये बहुत पूछा जाता है। दो अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, पुष्यमित्र शुंग ने। इसका पुरोहित था पतंजलि। कल हमने देखा था पतंजलि दर्शन को देखा था हमने, सॉरी पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता थे, ये हमने देखा था, ठीक है। सांख्य, कपिल, न्याय गौतम, पतंजलि का योग हमने देखा था। जैमिनी का ये पूर्व मीमांसा देखा था। उत्तर मीमांसा बादरायण देखा था, ठीक है। तो इसी तरह से आपका पतंजलि, ये इन्हें ही कहा जाता है आपका पतंजलि को योग का प्रणेता। तो ये कौन थे, ये पुरोहित थे किसके, पुष्यमित्र शुंग के, जिन्होंने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य वंश को खत्म किया था। इसकी पतंजलि ने ही महाभाष्य की रचना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, मैं भूल जा रहा था। महाभाष्य के लेखक भी हैं पतंजलि। जानकारी हमको कहाँ मिलती है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। इंपॉर्टेंट है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है किसकी, पुष्यमित्र शुंग की। पुष्यमित्र शुंग ने ही एमपी में भरहुत स्तूप बनवाया था। भरहुत स्तूप कहाँ है आपका, एमपी में है। तो ये बनवाया था आपका पुष्यमित्र शुंग। देखिए पुष्यमित्र शुंग ने कई स्तूपों का नाश किया। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे, लेकिन भरहुत स्तूप भी बनवाया है आपका। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि भरहुत स्तूप को किसने बनवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था भरहुत स्तूप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी पुष्यमित्र शुंग का हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये ऊपर सीता, हिरण्य, विष्टि में, इन सभी में भरहुत स्तूप बनवाया था पुष्यमित्र शुंग ने एमपी में, ठीक। जानकारी हमको मिलती है धनदेव के अयोध्या अभिलेख से। आगे कर्ण वंश, शुंग, कर्ण, सातवाहन, चेदी। आगे हम लोग आता है कर्ण वंश। इसका संस्थापक था वासुदेव। बस यही पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आपको राजा का नाम याद करना है तो सभी राजाओं का सीक्वेंस है, कब शासक बना, कहाँ राजधानी थी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। कर्ण वंश का हो गया संस्थापक वासुदेव। आगे सातवाहन वंश, यहाँ से पूछा जाता है। सातवाहन वंश में जो शासकों का नाम है ना, उनका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो सातवाहन वंश में सिमुक जो है इसके संस्थापक थे। सिमुक ने ही कर्ण वंश का अंत किया था। देखिए यहाँ पे सिमुक जो है संस्थापक भी हैं और कर्ण वंश का अंत भी इन्होंने किया था। अब आगे आ जाता है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम, इन्होंने दो अश्वमेध और एक, देखिए दो अश्वमेध यज्ञ किसने किसने करवाया, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ देगा। तो पहला आपको पता होना चाहिए कि पुष्यमित्र शुंग, सेकंड आपका है सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ने दो अश्वमेध
यज्ञ करवाए और एक राजसूय यज्ञ भी यहाँ पे करवाया। किसने? सतकर्णी प्रथम ने। इनकी पत्नी थी नागनिका। नागनिका का नाना घाट अभिलेख है, बहुत फेमस। नागनिका का जैसे पूछा जाता है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना सातवाहन वंश का, कि ब्राह्मणों को जो है जैसे भूदान देते हैं, ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा जो है स्टार्ट किसने की? सातवाहन ने की, सबको पता है। लेकिन इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? जानकारी हमको मिलती है सातकर्णी जो प्रथम राजा है, इसकी पत्नी नागनिका, इनका जो नाना घाट अभिलेख है, यहाँ से हमको जानकारी मिलती है कि इन्होंने ही भूमि दान की प्रथा स्टार्ट की थी। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ से आपको पता होना चाहिए कि पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल, ये भी सातवाहन शासक था ना, ये बड़ा विद्वान राजा था। इसका रचना पूछा जाता है, हाल की रचना गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती इसी से फेमस होके, मतलब इसी से फेमस होके बिहारी जो है, बिहारी की रचना को भी गाथा सप्तशती बोलते हैं। तो गाथा सप्तशती जो है प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? हाल ने। इसके दरबार में गुणाढ़ बृहद कथा के लेखक रहते थे। ठीक है, गुणाढ़ की रचना कौन सी है? बृहद कथा के लेखक गुणाढ़। किसके दरबार में कहते थे ये? हाल कौन से वंश के शासक थे? ये सातवाहन वंश के शासक थे, सतकर्णी प्रथम के बाद। इन्होंने ही किसकी रचना की थी? गाथा सप्तशती की रचना की थी। इनके बाद आ जाते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। देखिए, अपनी माँ का नाम यहाँ पे अपने नाम के पहले लगाया जाता है, इसी वजह से बोलते हैं कि इसमें महिलाओं का सम्मान अधिक था, तथा उनकी मतलब राजकाज में भी उनका जो पूछ पाछ था वो भी अधिक था। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे प्रतापी राजा जो हुए हैं सातवाहन वंश में, वो हुए हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं? अद्वितीय ब्राह्मण। देखिए, यहाँ पे क्षत्रियों का दर्प चूर करने वाला, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसे महापद्मनंद से। महापद्मनंद सर्वक्षत्रांतक, यहाँ पे देखिए महापद्मनंद आएंगे, वो उन्हें कहा जाता था सर्वक्षत्रांतक। ठीक है, कहाँ गए महापद्मनंद? हाँ, महापद्मनंद क्षत्रियों का नाश करने वाला, सर्व क्षत्रांतक, इनकी उपाधि थी एक घाट। लेकिन ये जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन्होंने अपने आप को कहा अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों का दर्प चोरी करने वाला। तो यहाँ पे सर्व क्षत्रांतक की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की थी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्होंने क्षत्रियों का दर्प चोरी करने वाला, ये इनको उपाधि मिला हुआ था किनको? गौतमी पुत्र सतकर्णी को। इसने शक शासक नहपान को मारा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। शक शासक नहपान को किसने मारा था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। इनकी माँ का नासिक अभिलेख बहुत पूछा जाता है, नासिक अभिलेख किसका है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी का है ये नासिक अभिलेख। इसमें जानकारी मिलती है गौतमी पुत्र सतकर्णी के प्रताप की। ठीक है, अगला है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। इसने प्रथम आंध्र सम्राट का, इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। इसके सिक्कों पे 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्कों पे 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र किसका है? तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे फेमस था गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो इसी के सिक्कों पे होगा। नहीं, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के सिक्कों पे आपका 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र है। अगला है यज्ञश्री सतकर्णी। इसके सिक्कों पे नाव का चित्र है, यज्ञश्री सतकर्णी के, जो व्यापार का प्रेम दिखाता है। ये तो सिंपल फैक्ट है। अगला, सातवाहन जो थे, सातवाहन राजा, इन्होंने सीसे और पोटीन के सिक्के चलाए। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सीसे और पोटीन के सिक्के। मैंने कहा था कि माताओं के यहाँ पे बहुत पूछपाछ थी, मातृसत्तात्मक था ये एकमात्र जो वंश था, हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीसे और पोटीन के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन वंश ने चलाए। अब चेदी वंश हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।